नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित नारी तू नारायणी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इस खास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य भर की 38 सीनियर महिलाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा, एंटरप्रेन्योरशिप, पर्यावरण सुरक्षा, खेती, संस्कृति और जन संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शानदार योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं की मेहनत और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। इस सच में ये कार्यक्रम बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत आत्मीय क्षण है, क्योंकि आज हम उन माताओं का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जिनके बारे में, चूंकि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उस संवाद का हिस्सा नहीं बन पाया। उसमें रेखा जी ने आप लोगों से संवाद भी किया, जैसा उन्होंने बताया कि सच में अभी चंद्रेश जी बता रहे थे, हमारी बहन भारती जी को देख लीजिए यहाँ पर, और इसी प्रकार से अलग किसी के 7 बेटियां, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, ये संकल्प लिया कि नहीं, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, मैं उनको शिक्षित करूंगी, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी अवसर होंगे उन अवसरों को उनको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। इसी प्रकार से सबके जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परेशानियां, त्याग है, संघर्ष है, स्नेह है, और उन्होंने अपने संस्कारों से हमारे समाज को, अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को, अपने संबल के साथ साथ अन्य परिवारों को और महिलाओं को संबल देने का काम किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है, और समाज की और देश की जो नींव होती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। उस मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी मातृशक्ति हैं जिन्होंने उस नींव को, उस फाउंडेशन को, उस बुनियाद को। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 2022 में उत्तराखंड की जनता ने सरकार को दोबारा आशीर्वाद दिया और राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में समग्र विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार संचार मजबूत किया जा रहा है। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमें नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने ओबीसी आरक्षण की
विसंगतियों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज पैनोली ने प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में कई जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, लेकिन उनकी पहचान केंद्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है। इसके चलते राज्य स्तर पर युवाओं को लाभ मिलता है, लेकिन केंद्रीय परीक्षाओं और संस्थानों में उन्हें सामान्य वर्ग में गिना जाता है। उपरांत ने सरकारी विभागों में खाली पड़े ओबीसी पदों को भरने और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में जन जागरण और आंदोलन शुरू किया जाएगा। योग की वैश्विक राजधानी ऋषिकेश एक बार फिर दुनिया को शांति और स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए तैयार है। परमार्थ निकेतन में कल यानी 9 मार्च से इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। 15 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष बाबा रामदेव करेंगे। इस वर्ष का उत्सव बेहद खास है क्योंकि इसमें 90 देशों के योग साधक और 150 अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य हिस्सा ले रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वैश्विक तनाव के बीच ईरान और इजराइल जैसे देशों के साधक भी आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ योग करने ऋषिकेश पहुंचेंगे। वहीं पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज जी ने बताया कि 13 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 14 मार्च को राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। महाराज जी ने ये योग के इस वैश्विक प्रयास का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दिया है। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में योग साधना के साथ साथ विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं भी की जाएंगी। परंपरा पुरानी है, लेकिन योग सदैव नया है और नया जीवन प्रदान करता है। इस बार जब युद्ध का दौर है, चारों तरफ ज्वाला भड़की हुई है, भारत का योग जीवन को शीतलता प्रदान करे, संतुलन प्रदान करे, स्थिरता प्रदान करे, इस भाव से पिछले 38 वर्षों से ये योग की गंगा परमार्थ निकेतन से बह रही है। 9 मार्च से 15 मार्च तक ये योग महोत्सव होगा, जिसमें 150 योगाचार्य अलग अलग देशों के, अलग अलग विधाओं के, परंपराओं के सब वितरण करेंगे अपने योग की साधना का। दूसरा, 1500 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे, लगभग 80 से 90 देशों के लोग होंगे, 25 से 30 देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर, उच्च प्रतिनिधि होंगे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर है। इस वर्ष यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके लिए हेली शटल सेवाओं की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको बता दें, यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान ने स्पष्ट किया है कि टिकटों की बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही होगी। ये कदम फर्जी एजेंटों और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। श्रद्धालु की सहायता के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। प्रशासन को इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। शटल सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में, और इसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो 9 हेलीपैड्स के लिए करती है और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heli-yatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पे हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम और एक ग्रुप उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पे भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इस पर लगातार काम करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग या साइबर क्राइम की किसी भी संभावनाओं को निराकरण करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस बार भी उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है, जो 13 मार्च तक चलेगा। विपक्ष इस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा ने इसका विरोध करते हुए पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि सत्र को निर्धारित समय तक सुचारू रूप से चलने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाना है और उन्हीं मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हनी पाठक ने ये भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सत्र की अवधि बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की बात कर रहा है, मैं उनको एक यही राय दूंगी कि पहले जितने दिन की अवधि है उसी को सुचारू रूप से हो जाने दीजिए। वहां पर कहीं सोने मत बैठ जाइएगा, रजाई कंबल ओढ़ने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि देवतुल्य जनता ने आपको विधानसभा में पहुंचाया है अपनी परेशानी की बात रखने के लिए, उनकी समस्याओं की बात रखने के लिए। तो वो सवाल वो करिएगा जो देवतुल्य जनता के लिए लाभप्रद साबित हो, न कि वहां जाकर बेल के अंदर तोड़फोड़ मचाइएगा, न ही कागज पत्थर फाड़िएगा और बात उनकी रखने दीजिएगा। तो सत्र की अवधि भी अगर अच्छा रहेगा और आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि पहले दिन 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कर रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री धामी सरकार के कुशल प्रबंधन और यात्रा व्यवस्थाओं में किए गए सुधारों के कारण श्रद्धालुओं का भरोसा बढ़ा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी और सभी श्रद्धालु इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। देखिए, साल दर साल जिस प्रकार से चारों धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का आगमन हो रहा है और तीर्थयात्रियों की संख्या में जिस प्रकार से लगातार इजाफा हो रहा है, वह अपने आप में यह साबित करता है कि सभी सरकारी सुविधाएं यहाँ पर हमारे तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी मुहैया कराई जा रही हैं। चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे अच्छे साफ पानी की व्यवस्था हो, चाहे उनके रुकने और ठहरने की व्यवस्था हो, तो सभी तमाम इंतजाम हमारी धामी सरकार द्वारा अच्छे किए जा रहे हैं। तभी साल दर साल तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और जैसे ही कल रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने जिस प्रकार अपना पंजीकरण किया है, वह यह साबित देहरादून शहर को जल्द ही एक नया और खास फूड डेस्टिनेशन मिलने जा रहा है। नगर निगम द्वारा रायपुर थानो रोड पर बनाया जा रहा है देहरादून का पहला आधुनिक फूड कोर्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस फूड कोर्ट में करीब 31 संगठित दुकानें होंगी, जहां लोग देश विदेश के अलग अलग स्वादों का आनंद ले सकेंगे। यहां साफ सफाई, आधुनिक शौचालय, ओपन डाइनिंग एरिया, आकर्षक लाइट शो, बैठने की बेहतर व्यवस्था और वर्किंग गैलरी जैसी कई सुविधाएं भी होंगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार ये फूड कोर्ट न सिर्फ शहरवासियों बल्कि पर्यटकों के लिए भी बड़ा आकर्षण बनेगा। साथ ही इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जो देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है, ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं, उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में देहरादून में उत्तराखंड प्रोफेशनल नर्सेज संगठन ने नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया को
पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि नर्सिंग भर्ती केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जानी चाहिए। कोष अध्यक्ष शिवनी सेमवाल ने बताया कि सरकार ने पहले भी लिखित परीक्षा कराने की बात कही थी, इसलिए उसे अपने निर्णय पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा से सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलता है और योग्य उम्मीदवारों का चयन संभव होता है। साथ ही ये भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी सेमवाल है और मैं उत्तराखंड प्रोफेशन एसोसिएशन संघ से हूँ। हम लोग मतलब ये कोई ऐसा संघ नहीं है, हम लोग बस लिखित परीक्षा के माध्यम से इस भर्ती को करवाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य मेन यही है कि सरकार ने जो बोला है कि ये भर्ती लिखित परीक्षा से होगी, बस उस पर सरकार कायम रहे और हमारी परीक्षा जो है वो लिखित से ही हो, क्योंकि लिखित परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे सबको मौका मिलेगा। एग्जाम देने में ये है कि सबको मौका मिलेगा, जो काबिल होगा वो निकलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं निकलेगा, जिससे कि हमारी शिक्षा जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग है, ये लोग अच्छे वो जाए, यहाँ पे अच्छे स्टाफ जाए। ये नहीं कि कोई भी अनएजुकेटेड कहीं से भी उठ के आ गए, या आपने वार्ड बॉय का कोर्स किया, आपने ग्वालियर से डिग्री ले ली और आप लोग यहाँ पे बोलें कि हमें वर्षवार सिलेक्शन दीजिए। नर्सिंग अधिकारी की पोस्ट कोई छोटी पोस्ट तो है नहीं, यहाँ तक कि 4th क्लास के पद के लिए भी आप लोग लिखित परीक्षा कराते हैं। तो नर्सिंग भर्ती के इसके लिए क्यों आप वर्षवार पे लगे हैं, क्यों आप नहीं चाहते कि ये एग्जाम हो? बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सदन की कार्यवाही से पहले ही प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने का पूरा मन बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने साफ कहा कि सदन के भीतर बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के विकास के दावे केवल कागजों तक सीमित है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तय की जा चुकी है और विपक्ष एकजुट होकर जनता की आवाज उठाने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि धामी सरकार विपक्ष के इन तीखे हमलों का जवाब कैसे देती है। देखिए, हमारा रुख साफ है। अब सवाल के जवाब चाहते हैं, हम नियमों के अंतर्गत सरकार को से सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे नियमों के अंतर्गत। और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, अफसरशाही बेलगाम है और अपराधी में डर नहीं है। रोजगार के साधन या स्वरोजगार की दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर पाई है। जो बुनियादी ढांचा है वो पूरी तरह खोखला हो चुका है। पलायन रोकने की दिशा में पलायन आयोग का गठन किया, पलायन को रोकने की दिशा में सरकार ने क्या पहल की है, लगातार पलायन क्यों हो रहा है। और आपदा से जो प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आज भी बुनियादी ढांचा जो ध्वस्त हो चुका था उसके ऊपर उनके उधम सिंह नगर के किचर स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्रीय विधायक तिलकराज बेहड़ के प्रयासों से विद्यालय में 5 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से नए कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ भूमि पूजन किया। वर्तमान में विद्यालय में 2100 से अधिक छात्राएं पढ़ रही है, लेकिन कक्षाओं और सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई योजना के तहत 3 मंजिला भवन में कक्षाएं, स्टाफ रूम, बड़ा हॉल और शौचालय बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पुराने कक्षाओं की मरम्मत भी की जाएगी। विधायक ने बेटियों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने पर जोर दिया है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 3 शेड बनाने की भी घोषणा की है।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बहुत समय से, एक लंबे कई सालों से आवश्यकता थी कि वहाँ पर बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। बच्चों की संख्या ज़्यादा है, कमरे हैं नहीं। तो मैं तो यहाँ चाहता था कि छम एक नया GGIC बने, पर बड़े प्रयासों के बाद ये हुआ कि नया तो नहीं बन पाएगा, सरकार ने कहा। तो उन्होंने फिर मेरी रिक्वेस्ट पे एक बड़ा प्रोजेक्ट 13 कमरों का मंजूर किया है। एक हॉल है उसके अंदर। तो अब ये आने वाले समय के लिए, एक लंबे समय के लिए काफ़ी हो जाएगा कि जो बच्चों को एडमिशन्स की प्रॉब्लम है, कम बच्चे होने के बने, स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा। अब बच्चों का तो जब बन जाएगा ये सारी बिल्डिंग्स, तो उसके बाद स्टाफ भी बढ़वाएंगे यहाँ पे। तो एक बढ़िया स्कूल चले, ये इसको आदर्श स्कूल की इच्छा का बने, ये मेरा प्रयास है कि नया भवन बनेगा। और पुराने भवन की भी 40 लाख की लागत से, 40-50 लाख की लागत से पूरे भवन का पुनर्निर्माण होगा। उसके अंदर सारा जो बिल्डिंग खराब हो रही है उसको ठीक किया जाएगा और दोबारा से रंग रोगन करके, प्लास्टर करके जो है एक नया इंटर कॉलेज जैसा लगे, ऐसा प्रयास कर रहा हूँ मैं। और उसमें सफल हुए हैं हम लोग। आज उसका भूमि पूजन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका, सभी सरस मेले पे जब आए थे रुद्रपुर, तो इसका शिलान्यास कर दिया था। तो आज भूमि पूजन कर दिया। अब काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। माननीय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी ने विद्यालय में कक्षों की कमी को देखते हुए हमारे विद्यालय के लिए 13 कक्ष दिए हैं। तो इतने दिनों से उन कक्षों के निर्माण के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो आज भूमि पूजन था और आज शुरुआत हो गई है उन कक्षों के निर्माण की, जो कि हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है, बड़े गौरव का विषय है। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे विद्यालय के लिए कक्ष कभी नहीं मिले। मैं माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय की समस्या को समझा और हमारे विद्यालय की कक्षों की समस्या को दूर किया। इसके अलावा मेरे द्वारा अन्य भी समस्याओं को माननीय विधायक जी के समक्ष रखा गया था। जैसे विद्यालय में पानी की कमी थी, विद्यालय की पाइपलाइन में कोई पानी नहीं आता था। तो माननीय विधायक जी के द्वारा हमारे विद्यालय में 3 हैंडपम्प दिए हैं और हर कोने में एक हैंडपम्प हो गया है। तो हमारे 1200 बच्चों के लिए पीने की एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो गया है। और जो रोड है हमारा ये बाहर का, उसमें नई पाइपलाइन बिछ गई है, पानी भी आने लगा है। और जो विद्यालय के अंदर का पूरा रोड था कैंपस तक, वो नया पड़ गया है। तो सब में बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल है कि वर्षों से ये विद्यालय समस्याओं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।